हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर तंजीम सिराज और आपका स्वागत है इस चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है पैपिलिडीमा। पैपिलिडीमा बोले तो ऑप्टिक डिस्क एडिमा यानी कि इन्फ्लेमेशन यानी कि सोइलिंग सूजन। आइस जो हमारी आँखें होती हैं, ठीक है, पीछे से जो ऑप्टिक नर्व एंटर करती है तो उसका जो वहाँ पर जो एंट्री पॉइंट होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑप्टिक डिस्क। उस डिस्क के अंदर स्वेलिंग इन्फ्लेमेशन को पैपिलिडीमा बोला जाता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पैपिलिडीमा होने की क्या वजह होती है, क्या इसके कारण होते हैं, कॉजेज़ ऑफ दी पैपिलिडीमा। तो सबसे पहला कारण होता है इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन जैसे कि पैपिलाइटिस, न्यूरोरेटिनाइटिस, पैपिलोफिलेवाइटिस या फिर यूबियाइटिस। तो इस तरीके की सूजन से, सडन स्वेलिंग से जो है, ये पहला इसका कॉज होता है, कारण होता है। पैपिलाइटिस मतलब एक एक्यूट सडन तुरंत जो है ऑप्टिक नर्व हेड, जो ऑप्टिक डिस्क होती है, वहाँ पर सूजन आती है, स्वेलिंग आती है और यूनिलेटरल जो है विजन लॉस इसमें होता है और पेन भी पेशेंट को फील होता है इस तरीके से। दूसरा मैंने कहा न्यूरोरेटिनाइटिस यानी कि जो ऑप्टिक नर्व हेड ऑप्टिक डिस्क होती है प्लस रेटिना यानी कि पर्दा यानी कि मैकुला वाला जो पार्ट होता है उसके अंदर सूजन आती है, न्यूरोरेटिनाइटिस। आँख का पर्दे के अंदर सूजन प्लस ऑप्टिक नर्व हेड ऑप्टिक डिस्क के अंदर सूजन जो होती है और उस वजह से जो है पैपिलिडीमा का ये कारण बनता है। पैपिलोफिलेवाइटिस यानी कि ऑप्टिक डिस्क वैस्कुलाइटिस, जो ब्लड वेसल्स होती है उनके अंदर ब्लड का एंगॉर्जमेंट हो जाता है, ठीक है। ब्लड वेसल्स जैसे कि स्ट्रोक टाइप की कंडीशन बन जाती है, CRBO, सेंट्रल रेटिनल वेन अक्लूजन जैसे जिस तरीके से पैथोलॉजी होती है उस तरीके की पैथोलॉजी इसमें बन जाती है। ये रेयर कॉज होता है। और यूबियाइटिस यानी कि यूबिया जो आँख का पार्ट होता है उसके अंदर जो सूजन होती है वो भी जो है पैपिलिडीमा को कॉज कर सकती है। तो सूजन में कई तरीके की सूजन जो होती है मैंने आपको बताया, उससे जो हमारा पैपिलिडीमा हो सकता है। दूसरा कारण बनता है इसका ऑकुलर हाइपोटोनी। ऑकुलर हाइपोटोनी का मतलब ये है कि हमारा जो IOP इंट्रा ऑकुलर प्रेशर, आँखों का जो प्रेशर होता है, ठीक है, अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है तब भी इससे दिक्कत होती है, ग्लूकोमा का कारण बनने लगता है, ऑप्टिक नर्व को जो है कंप्रेस करता है, ख़राब करने लगता है। और अगर ये बेलो द 5 मतलब 5 से नीचे चला जाए या 5 के बराबर आ जाए, 5 से नीचे चला जाए 5 mmHg, तो इसको बोला जाता है ऑकुलर हाइपोटोनी, ठीक है। ऑकुलर हाइपोटोनी भी पैपिलिडीमा होने का कारण बनता है। इसकी पैथोजेनेसिस, इसकी जो है मैकेनिज्म जो थोड़ा डिफरेंट है। फिलहाल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऑकुलर हाइपोटोनी यानी कि नॉर्मल जो IOP होता है उससे कम IOP होने पर भी पैपिलिडीमा हो सकता है। पैपिलिडीमा का तीसरा कारण होता है हमारा वैस्कुलर कॉजेस। वैस्कुलर कॉजेस मतलब जो ब्लड वेसल्स, जो खून से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, ठीक है, जैसे कि हमारा CRBO हो गया। CRBO पर मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। सेंट्रल रेटिनल वेन अक्लूजन, ठीक है, जो सेंट्रल रेटिनल वेन होती है उसके अंदर अक्लूजन ब्लड क्लॉट हो जाता है, ठीक है, ब्लड जो है जम जाता है, ब्लॉक हो जाता है यहाँ पर, तो उसमें सडनली विजन लॉस हो जाता है पेशेंट का। पेशेंट बोलता है कि रात में सोया, सुबह सो करके उठा, अचानक से मेरा जो है विजन लॉस हो गया, ठीक है। तो CRBO इसमें आता है। डायबिटिक पैपिलोपैथी, जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनके अंदर पैपिलिडीमा भी हो जाता है। दोस्तों, यूरेमिया यानी कि हमारा जो वेस्ट मटेरियल्स होता है, जो टॉक्सिन्स होते हैं जो पेशाब के थ्रू हमारे बॉडी से, शरीर से बाहर निकलते हैं, अगर हमारी किडनी फेलियर होता है, किडनी हमारे काम करना सही से जो है परफॉर्म नहीं कर पा रहा, किडनी फेलियर हो रही है, तो हमारे बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर ये सारी चीज़ें जो टॉक्सिन्स होते हैं इनका लेवल बढ़ने लगता है और यूरेमिया की कंडीशन से पैपिलिडीमा हो जाता है। अब यूरेमिया से पैपिलिडीमा कैसे होता है, इसकी भी एक अपनी मैकेनिज्म है। फिलहाल हमें ये जानना है कि यूरेमिया यानी कि ब्लड के अंदर टॉक्सिन्स का जो बेस्ट प्रोडक्ट है उनकी मात्रा के बढ़ जाने की वजह से हमारा ऑप्टिक डिस्क एडिमा यानी कि पैपिलिडीमा हो जाता है। इसका एक कारण होता है एंटीरियर इश्चीमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी, AION। तो इश्चीमिया जो होता है वो उसमें ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, ब्लड की इनसफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है। तो जो हमारी ऑप्टिक नर्व हेड है यानी कि जो ऑप्टिक डिस्क का एरिया है, वहाँ पर अगर ब्लड सप्लाई प्रॉपरली नहीं जा पा रही है, किसी भी कारण से इश्चीमिया हो गया है, तो वहाँ पर हमें पैपिलिडीमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चौथा इसका कारण होता है ऑर्बिटल
यानी कि जो हमारी ऑर्बिट होती है इससे जो रिलेटेड चीज़ होती हैं उसके अंदर जो प्रॉब्लम आती है ऑर्बिटल कॉज, जैसे कि आपका ट्यूमर बन गया, कोई गांठ बन गई, ठीक है, या ऑर्बिटल सेलुलाइटिस हो गई, सूजन आ गई, सेलुलाइटिस हो गई, ठीक, या ग्रेव्स जो डिजीज़ होती है इसमें जो आँखें जो बाहर को निकल आती है पेशेंट की, आपने देखा होगा, ठीक है, तो उस ग्रेव्स डिजीज़ की वजह से भी इसमें प्रॉब्लम आ जाती है। और पाइपलेटिमा का एक 5वां कारण बनता है, जैसे कि ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर वगैरह हो गया, लिम्फोमा हो गया, ठीक है, तो जो कैंसर होते हैं उसमें जो हमारा ब्लड के अंदर जो कैंसर हो जाता है उसकी वजह से भी हमें पाइपलेटिमा यानी कि ऑप्टिक डिस्क एडिमा, ऑप्टिक डिस्क के अंदर स्वेलिंग, सूजन आ जाती है। अब मैं आगे आपको वीडियो में ये बताना चाहता हूँ कि पाइपलेटिमा, ऑप्टिक डिस्क एडिमा, स्वेलिंग ये कैसे ओरिजिन होती है और इसकी मैकेनिज्म, ये फैलती कैसे है शरीर में, ठीक है, ये कैसे, इसकी इटियोलॉजी क्या होती है, कैसे ये शरीर में आगे बढ़ती है, इसके कुछ 4-5 पॉइंट हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों, कुछ कंजेनाइटल कंडीशन होती है। कंजेनाइटल मतलब बाई बर्थ बच्चा पैदा हुआ उस वक्त से उसके साथ वो जुड़ी होती हैं, उससे भी पाइपलेटिमा होता है, वो जन्मजात बच्चों में जैसे होने के बाद आपको समझ में आएगा, पता लगता है, ठीक है। कंडीशन ये होती है कि एक्वाडक्टल स्टेनोसिस, स्टेनोसिस का मतलब ये होता है जैसे कि कोई भी पार्ट है जहाँ पर ओपनिंग है, कुछ जा रहा है, ठीक है, वो पतला हो जाता है, मतलब नैरो हो जाएगा, ठीक है, वो रास्ता थोड़ा सा नैरो हो जाएगा और कोई चीज़ वहाँ से आसानी से निकल नहीं पाएगी, ठीक है। तो एक्वाडक्टल स्टेनोसिस ये होता है कि जो हमारा ब्रेन होता है, ठीक है, इस ब्रेन के अंदर CSF जो पानी होता है, पानी की जो झिल्ली होती है, ठीक है, इसमें वेंट्रिकल्स जो होते हैं, लेटरल वेंट्रिकल्स, थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल, जो तीसरा जो वेंट्रिकल होता है, जो फोर्थ वेंट्रिकल होता है, इसके बीच में क्या होता है, एक्वाडक्ट ऑफ सिल्वियस, ठीक है, सेरिब्रल एक्वाडक्ट, ये जो होती है स्टेनोसिस, यानी कि यहाँ पर जो रास्ता जो है पतला हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। जो सेरिब्रल एक्वाडक्ट होती है उसका रास्ता नैरो होने की वजह से जो हमारा थर्ड वेंट्रिकल होता है और जो हमारे लेटरल वेंट्रिकल होते हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, ये डायलेट होना शुरू हो जाते हैं, बढ़ना शुरू हो जाते हैं, और जो CSF होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है, वो जो पानी होता है वो क्या होता है, वो थोड़ा सा बढ़ने लगता है, और यहीं पर होता है हमारा ICP यानी कि इंक्रीज क्रेनियल प्रेशर। तो जो हमारा प्रेशर होता है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है बढ़ने लगता है, ठीक है, और वो क्या करता है, हाइड्रोसेफेलस, यानी कि पानी भर जाता है तो हाइड्रोसेफेलस कॉज करता है, और अल्टीमेटली होता है क्या है, पाइपलेटिमा यानी कि ऑप्टिक डिस्क एडिमा, सूजन को कॉज करता है, ठीक है। तो ये जो कंडीशन होती है वो कंजेनाइटल कंडीशन होती है। और एक कंडीशन होती है इंट्राक्रेनियल स्पेस ऑक्यूपाई लीजन। इसमें होता क्या है, जो हमारा ब्रेन ट्यूमर्स हो गए, एब्सेस बन गया, कोई TB की गांठ बन गई, ठीक है, या कोई चोट की वजह से हेमेटोमा हो गया, एनेरिज्म हो गई, तो यहाँ पर भी जो है पाइपलेटिमा हो जाता है। और सेरिबेलम, मिड ब्रेन, प्राइटो ऑक्सीपिटल रीजन, ये जो है इस रीजन में अगर पाइपलेटिमा जो है ज़्यादा से ज़्यादा फैलता है। अगर और किसी ब्रेन के किसी और पार्ट में अगर जो लीजन्स या कोई मास या कोई गांठ होगी इतनी तेज़ी से नहीं फैलेगा, लेकिन जो सेरिबेलम, मिड ब्रेन और प्राइटो ऑक्सीपिटल रीजन जो होता है वहाँ पर जो है पाइपलेटिमा को तेज़ी से जो है बनाता है वो, ठीक है। कुछ इंट्राक्रेनियल इन्फेक्शन होते हैं जैसे कि मेनिंजाइटिस हो गई या फिर इंसेफेलाइटिस हो गई। मेनिंजाइटिस चाहे कभी कभी पेशेंट को TBM हो जाता है, ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस, उसकी वजह से उसमें जो है हाइड्रोसेफेलस होता है और पाइपलेटिमा भी हो जाता है। तो मेनिंजाइटिस या फिर इंसेफेलाइटिस ये भी पाइपलेटिमा का कॉज बनता है। इंट्राक्रेनियल हेमरेज यानी कि ब्रेन के अंदर कोई ब्लीडिंग हो गई, चाहे वो अरेक्नॉइड स्पेस के अंदर हो गई, चाहे सेरिब्रल पार्ट के अंदर हो गई, ठीक है, तो इंट्राक्रेनियल हेमरेज की वजह से भी पाइपलेटिमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, जो CSF होता है जो प्रोड्यूस होता है, अगर CSF वो जो अरेक्नॉइड विलाई होते हैं जो इसको ऑब्जर्व करते हैं, अगर वो डैमेज हो गए तो CSF को ऑब्जॉर्प्शन जो है CSF का रुक जाता है, जो ऑब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, इसकी वजह से जो है पाइपलेटिमा हो जाता है। और एक कंडीशन होती है IIH यानी कि इडियोपैथिक इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन। ये अक्सर ज़्यादातर फीमेल औरतों में होती है जो मोटी होती हैं, जिनका वजन ज़्यादा होता है, हैवी वेट होता है, ठीक है, उसमें ये बीमारी ज़्यादा फैलने के चांसेस रहते हैं। ये एक सीडो ट्यूमर सेरिब्राई भी इसको बोला जाता है। इसमें कोई ट्यूमर, गांठ या लीजन नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद भी ऑप्टिक डिस्क यानी कि पाइपलेटिमा हो जाता है। कुछ सिस्टमिक यानी कि जो सिस्टम जो हमारी बॉडी के अंदर सिस्टम होते हैं, ठीक है, उससे जुड़ी हुई बीमारियां होती हैं, जैसे कि अगर हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा मैलिग्नेंट है और काफ़ी लंबे समय से क्रॉनिक है, अब बढ़ता चला जा रहा है, वो भी पाइपलेटिमा का जो है कॉज बनता है। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड
हाइपरटेंशन, यानी कि प्रेगनेंसी में कभी कभी क्या होता है, फीमेल का ब्लड प्रेशर बढ़ता है और जो बीपी जो बढ़ता है उसके बढ़ने से पेप्टिडीमा होने की संभावना बढ़ सकती है। कार्डियोपल्मोनरी इंसफिशिएंसी, यानी कि कार्डियक हमारा हार्ट और हमारा लंग्स अगर ये सही से काम नहीं कर रहा है, हार्ट अपना पंप सही से नहीं कर रहा और जो है लंग्स सही से काम नहीं कर रहे हैं, तो इन दोनों के फंक्शन घटने से भी, यानी कि कार्डियक फंक्शन और हार्ट हमारे लंग्स के फंक्शन घटने से भी पेप्टिडीमा हो सकता है। और नेफ्राइटिस, अगर किडनी के अंदर सूजन है, नेफ्राइटिस है, उससे भी जो है पेप्टिडीमा होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। डिफ्यूज सेरिब्रल एडीमा, अगर किसी के ब्रेन इंजरी हुई, कोई चोट लग गई, किसी ने मार दिया, तो उसके ब्रेन के अंदर जो है सूजन, यानी कि उसके अंदर भी, उससे भी पेप्टिडीमा हो सकता है। और एक इसका कॉज होता है सेरिब्रल वीनस साइनस थ्रोम्बोसिस, CVST, ये भी जो है पेप्टिडीमा कॉज करता है। और अगर इसमें ज़्यादा सीवियर हो जाता है तो इसमें विजन लौटना काफ़ी मुश्किल पड़ जाता है, काफ़ी गंभीर स्थिति होती है ये CVST। ऑप्टिक डिस्क एडिमा के मैंने आपको कॉजेज़ बताया और उसकी एटियोलॉजी बताई कि किस तरीके से ये बीमारी फैलती है। अब मैं कुछ आपको इसके क्लिनिकल फीचर्स बताना चाहता हूँ। कुछ जनरल फीचर होते हैं, पेशेंट को हेडेक होगा, यानी कि बहुत तेज सिर में दर्द होगा, ठीक है। कानों में उसके अजीब सी आवाज़ आ सकती है, बजिंग साउंड, हिसिंग साउंड, टिनाइटस जिसे बोलते हैं, और उसको नोजिया, वोमिटिंग जैसा लग सकता है। प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, उसको प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग होती है। डिप्लोपिया, यानी कि डबल विजन उसको दिखाई पड़ता है, चीज़ें डबल दिखाई पड़ सकती हैं। और कभी कभी पेशेंट बोलता है, हमसे ही बताता है कि हमें जो है ट्रांजिएंट विजन लॉस होता है, जैसे कि थोड़ी देर के लिए अचानक से विजन लॉस हो गया और उसके बाद फिर से वापस आ गया। किसी पेशेंट को अगर ऐसा होता है, अगर वो शुरू में हो रहा है तो बाद में वापस आ जा रहा है विजन, तो उसको चाहिए कि भाई ठीक है, वो एक डॉक्टर न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाए, अपना MRI वगैरह कराए, CT स्कैन कराए और देखे वो कहीं पेप्टिडीमा तो नहीं है, पेप्टिडीमा की वजह से तो नहीं हो रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने बताया कि पेप्टिडीमा के कौन कौन से कारण, कॉजेज, वजह हो सकती हैं और इसको थोड़ा सा डिटेल में मैंने आपको समझाया। प्लस मैंने आपको बताया इसके क्या क्लिनिकल फीचर्स, क्या जनरल फीचर हो सकते हैं, क्या पेशेंट आपको बता सकता है, पेशेंट की क्या कंप्लेन होती है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि पेप्टिडीमा को हम 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पेप्टिडीमा के जो 4 स्टेजेस होती हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं। फिलहाल पेप्टिडीमा, ऑप्टिक डिस्क एडिमा या पेप्टिलाइटिस, अगर आपको इस तरीके की कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आप चाहते हैं कि आप ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं और एक अल्टरनेटिव होम्योपैथिक मेडिसिन भी यूज़ करना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप पर अपनी डिटेल को सेंड कर सकते हैं, भेज सकते हैं और हमसे बात भी कर सकते हैं, अपने केस के बारे में डिस्कशन भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको एक अच्छा और बेहतर ट्रीटमेंट जो है प्रोवाइड किया जाएगा। आप हमें अपनी रिपोर्ट को साझा कर सकते हैं और अगर कुछ पूछना है, कुछ क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं और व्हाट्सएप पर भी मैसेज डाल सकते हैं। थैंक यू, शुक्रिया फॉर वॉचिंग।